हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 7 का अध्याय 1 यानी कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। इतिहास का चैप्टर 1 का हम लोग रीड कर चुके थे अच्छी तरह से। आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, आज उसका हम लोग प्रश्न अभ्यास के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन पूरी तरह से रीड कर चुके हैं और समझ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर पहले देख लें। उसके बाद यह वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। जो चैप्टर था उसमें अतीत यानी इतिहास में विदेशी किसे माना जाता था, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल चैप्टर के अनुसार। तब मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, कोई भी अनजान व्यक्ति, मध्यकाल के जो गांव हुआ करते थे उस गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसे विदेशी कहलाता था। वह जो था विदेशी कहलाता था। और ऐसे व्यक्ति को ही हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो अतीत में मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। और इसी को ही हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत बताना है। तो सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो सन 700 के बाद के जो काल है उसमें क्या होता है कि अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो यह बात सत्य है। जो अभिलेख मिलता था वो क्या था, चैप्टर 6 के जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, कक्षा 6 का इतिहास, उसमें अभिलेख मिलते थे। लेकिन 700 के बाद से जो भी हिस्ट्री का काल रहा है उसमें अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। तो यह भी सत्य है। अगला है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। यह सत्य है। जब कृषि केंद्रित बस्तियों का विस्तार हो रहा था यानी जंगलों को काटकर कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा था, तो जो जंगल में रहने वाले वनवासी होते थे उनको उनके ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिया जाता था। तो यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। यह गलत है। जो सुल्तान था वह दिल्ली का शासक हुआ करता था, ना कि बलबन असम और मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो यह गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे। क में अभिलेखगारों, 1 मिनट। क क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिलेखगारों में खाली स्थान रखे जाते थे। तो अभिलेखगारों में क्या रखे जाते थे, दस्तावेज रखे जाते थे। दस्तावेजों को रखा जाता था कहाँ पे, अभिलेखगारों में। तो पहला का आंसर हो जाएगा दस्तावेज। दूसरा है, खाली स्थान 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। खाली स्थान एक 14वीं सदी का। अगला है, खाली स्थान 14वीं सदी का इतिहासकार था। तो जियाउद्दीन बर्नी जो था, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक क्या था, इतिहासकार था। ग नंबर बोल रहा है कि खाली स्थान और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लगाए गए कुछ नई फसलें थे। तो क्या था, आलू, मिर्च,
आलू, मक्का, मिर्च इत्यादि इस नई फसलें के दौरान इस उपमहाद्वीप में नई काल के दौरान उगाए गए फसलें थे। आलू, मिर्च, मक्का इत्यादि इन सभी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दे। मतलब इस काल में जो भी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए थे, यानी मशीनकारी जो परिवर्तन हुए थे, जिसमें नए नए औजारे प्रौद्योगिकी के जो भी परिवर्तन हुए थे उसका विवरण देना है। तो उत्तर हो जाएगा 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी नई तकनीकें, नई मशीनें का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया था। कब? 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इस तरह के प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। क्या हुआ था? तो सिंचाई में रहट के औजार बनाए गए थे, कताई के लिए चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है कि इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। मतलब इस काल में जो 700 से 1750 के काल था, इस काल में जो भी मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए थे उनकी जानकारी देना है। तो उत्तर हो जाएगा हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। इन हजारों वर्षों के दौरान क्या हुआ था कि धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हुए थे। लोगों में दैविक आस्था यानी देवी देवता के प्रति आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर भी हो गया था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। हिंदू धर्म में क्या हुआ कि नए देवी देवताओं की पूजा करे जाने लगी और राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुए थे। जो राजा हुआ करते थे इस काल का, उन लोग ने क्या किया, मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू किया, जिससे पुरोहितों का महत्व बढ़ा। जो कि पुरोहित जो हुआ करते थे वह कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में ही यह जो काल था 700 से 1750, इसी काल में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। जो भक्ति आंदोलन था इसी काल में शुरू हुआ था, जो कि कर्म कांडों के आलोचक हुआ करते थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ था। इसी काल में 7वीं सदी जो था उस समय इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म भारत में आगमन हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। यानी भारत में लोग जानने लगे थे इस्लाम को 7वीं सदी में और 16वीं सदी में ईसाई धर्म को। अगला छठा प्रश्न आता है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। मतलब पिछली कई शताब्दियों से हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ होता है वह किस तरह से बदला है। तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से था। जो इतिहासकार था, जो कि 13वीं सदी में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो वह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? तो गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से था। हिंदुस्तान शब्द का उस समय प्रयोग किया था उसने, तो उसका केवल महत्व था गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जबकि राजनीतिक तौर पर उसने किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया था? जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब दिल्ली के जो भी सुल्तान था उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते थे उसके लिए यह प्रयोग किया था। जबकि इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों
और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जबकि इसी के विपरीत जो बाबर था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? तो इस उपमहाद्वीप के भूगोल को और पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। जो अमीर खुसरो था, जो कि 14वीं सदी में हिंद का प्रयोग किया था भारत के लिए यानी हिंदुस्तान के लिए, उसी के कुछ कुछ समान था यानी मिलता जुलता था। मगर जहाँ भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्य के रूप में पहचाना जा रहा था, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किस तरह से बदला। तो यह कुछ कारण थे, इस तरह से अर्थ बदले थे। अगला प्रश्न है 7वां, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जो जातियां हुआ करते थे उनके जो मामले आते थे, जातियों के भेदभाव के मामले जो आते थे, उनको किस तरह से नियंत्रित में लाया जाता था, किया जाता था? तो जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो जातियां होती थी वह स्वयं ही अपने अपने नियम बनाते थे, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। जिससे क्या होता था कि वे अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जो यह नियम होता था, जो नियम बनाते थे, उनका नियम का पालन कौन करते थे? तो जाति के जो भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। इस तरह के जो सभा करवाते थे बड़े बुजुर्ग, उनको कुछ इलाकों में क्या कहा जाता था? जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। जो जातियां होती थी उनके अपने गांव के जो भी रीति रिवाज थे, सांस्कृतिक थे, उनका पालन करना भी पड़ता था। तो इस तरह से जातियों के मामले को नियंत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न है 8वां, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब उसका मतलब क्या है? तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। मतलब सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य उस साम्राज्यों को कहते हैं जिसमें अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब ज़्यादा क्षेत्र को मिलाकर युद्ध के द्वारा जीत कर, अपने मनमानी कर ज़्यादा क्षेत्र को मिलाकर जो साम्राज्य बनाया जाता है उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा जाता है। जैसे कि सल्तनत साम्राज्य जो था वह इसी तरह का साम्राज्य है, जबकि मुगल साम्राज्य भी इसी तरह का साम्राज्य है। अगला क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती है, जो कि पहला है, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। जो इतिहासकार होते हैं उनको पांडुलिपियाँ के जो लिखावट होती है उनको समझने में दिक्कत आती है। अगला है, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। जो लेखक था पांडुलिपि के, जो मूल पांडुलिपि था लेखक का, वह शायद ही कहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मूल रूप से उसका वर्णन करना लोगों के लिए कठिनाई भरी होती थी और शायद ही वह मिल पाती है। अगला है कि मूल पांडुलिपि कई नई प्रतिलिपि बनते समय लिपिक जो कि लिखा करते थे, प्रतिलिपियां लिखा करते थे, उसे लिपिक कहा जाता है। लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। एक ही प्रतिलिपि के, एक ही मूल ग्रंथ के प्रतिलिपि का अलग अलग प्रतिलिपियां, भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां बनती गई, जिसके कारण एक दूसरे से दो प्रतिलिपियां अलग हो गई यानी भिन्न हो गई। अगला क्या आता था उन लोगों के सामने? अगला व्यवहार आता था, इतिहासकारों के
बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। जो इतिहासकार होते थे, बाद में जो भी लिपिकों ने प्रतिलिपियां बनाई हैं उन पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां का अध्ययन करना पड़ता था। यानी एक ही ग्रंथ का इतिहासकारों को अनेक प्रतिलिपियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता था और समझना पड़ता था। तो यह सारी कठिनाइयाँ आती थी इतिहासकारों के सामने। अगला प्रश्न है 10वां। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं? जो इतिहासकार हैं अतीत को कालों या युगों में क्यों बांटते हैं, पूछा जा रहा है, कैसे विभाजन करते हैं और क्या इस कार्य को करने में उनके सामने कोई कठिनाइयाँ आती है? तो उत्तर हो जाएगा, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। जो अतीत के कालखंड हैं और कारक जो भी उनके कारक मिलते हैं उसी के आधार पर कालखंडों की विशेषताएं तय की जाती है। इन आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम विभाजन करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 11वां। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 जो कि हम लोग देखे थे और मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी समानताएं और असमानताएं मिलती है उनकी सूची बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र 1। जो मानचित्र 1 था अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, जबकि जब मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानताएं और असमानताएं निम्नलिखित है, जो कि हम लोग चैप्टर में मानचित्र देख चुके थे। दोनों मानचित्र में समानताएं क्या है? तो इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को ही दर्शाया गया है। इस मानचित्र में क्या किया गया है कि भारत के ही उपमहाद्वीप को क्या किया गया है? दिखाया गया है, यानी दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कनौज, सूरत इत्यादि। इन तरह से कुछ जाने पहचाने नाम भी है। और इन दोनों में असमानताएं क्या है? असमानताएं देखेंगे अब, 1 मिनट, बार बार स्क्रीनशॉट। असमानताएं देखेंगे। असमानताएं क्या है? तो अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढते हैं और श्रीलंका द्वीप के ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्र के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, जैसे कि बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। इस तरह से कुछ दोनों में समानताएं थे और असमानताएं थे। क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखगार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित यानी रखे जाते हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख यानी रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। क्या किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको जिला मुख्यालय में रखा जाता है। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहर के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखगारों में रखा जाता है और अभिलेखगार की देखभाल उनके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा यानी जो शोधार्थी यानी उसका नियंत्रण करना, उनका
शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है, यानी उसके अंतर संशोधित किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो इस तरह से था कुछ चैप्टर क्लास 7 इतिहास का चैप्टर 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल का पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर, जो कि हमने करा दिया। और वो क्या बोलते हैं, उसका रीडिंग भी हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करें। और पहली बार चैनल पर हैं तो बेल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको सभी चीज़ों का कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है सभी का अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी का PDF लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।